हेलो बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो है 10वीं कक्षा का विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में बहुत सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, अम्ल, क्षार एवं लवण का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। यहाँ पर जो है हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक आता है उसके माध्यम से सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। आइए इसकी जांच करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अम्ल जो है जल में घुलकर जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। उसके बाद क्षार जो है जल में घुलकर क्या देता है? तो क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन और क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो क्या ये जो H+ आयन और OH- आयन अम्ल क्षार दे रहा है, क्या सूखे में भी दे सकता है, बिना जल का दे सकता है? आइए उसकी हम लोग जांच करते हैं। उसकी जांच के लिए सबसे पहले क्या किया गया है कि एक जो है परख नली लिया गया है। ठीक है, ये एक परख नली लिया गया है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड डाल दिया गया। ये दू नहीं रहेगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड डाल दिया गया है और ऊपर से जो है हाइड्रोजन सल्फेट को मिलाया जा रहा है। सोडियम क्लोराइड को डाल दिया और ऊपर से क्या डाला जा रहा है? हाइड्रोजन सल्फेट को डाला जा रहा है। जब सोडियम क्लोराइड को और हाइड्रोजन सल्फेट को डाला जाता है तो क्या हो रहा है? तो जब ये डाला जाता है ना तो HCl गैस का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो एक लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। यहाँ पर जो एक कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कहे सर ये जो कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली काहे इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये नमी को अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेता है? नमी को अवशोषित कर लेता है। तो मतलब ये कि जब जो है हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट से करवाएंगे, यानी कि मिलेगा, तो अगर कुछ नमी बनता है तो ये जो है कैल्शियम क्लोराइड का रक्षक नली उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो पूरा क्या होगा? गैस निकलेगा। कैसा? ड्राई निकलेगा, सूखा सूखा गैस निकलेगा। और कौन सा गैस का निर्माण होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण होगा। अब ये जो गैस का निर्माण हुआ ना, तो यहाँ पर जो हम ये गैस यहाँ से निकल रहा है, अब इस गैस को जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीले लिटमस पत्र को रखेंगे। जब नीले लिटमस पत्र को रखेंगे ना तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आर्द्र। ठीक है, यहाँ पर कोई परिवर्तन, नीले लिटमस पत्र को अगर सूखा लिटमस पत्र को रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वही गीला हुआ लिटमस पत्र को रखेंगे तो वहां पर परिवर्तन हो जाएगा। गीला हुआ लिटमस पत्र को रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवर्तन, वो नीले लिटमस पत्र लाल में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अम्ल जो है जल में ही घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल जो है जल में ही घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि अध्यापकों के लिए निर्देश, यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए, शुष्क मतलब सूखा करने के लिए, उसमें से नमी निकालने के लिए, शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। मतलब अगर गैस जो है, अगर HCl गैस जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, जब सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट को मिलाया जाता है तो HCl गैस का निर्माण होता है। अगर ये आर्द्र हो, गीला हो, तो इसको सूखा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब नीचे में क्या कह रहा है कि नीचे में कह रहा है, आगे है आपका, देखिए कह रहा है कि इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में हाइड्रोजन H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब जल रहेगा तभी अम्ल आयन देगा, जब जल नहीं रहेगा तो अम्ल आयन नहीं देगा। तो यहां पर जो है जब HCl की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो H3O+ + Cl-, इसको जो H3O+ है, H3O+ है, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम
आयन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर जल नहीं रहा तब, जल नहीं रहा तो आयन नहीं देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+Aq, हाइड्रोजन आयन को क्या कहा जाता है? H+Aq। क्यों? हाइड्रोजन आयन को हमेशा H+Aq इसलिए कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन है अकेले कभी नहीं रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता है। तो ये हमेशा किसके साथ रहता है? तो ये जो है हमेशा रहता है जल के अणु के साथ। किसके साथ रहता है? जल के अणु के साथ। तो H+ आयन जो है हमेशा किसके साथ? H3O+ लिखाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहां पर जो है H+ और H2O जल के साथ मिलकर H3O+ का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र हो जाएगा H3O+। अब कहिएगा कि यहाँ पे एक और प्रश्न बनेगा कि जो H+ आयन है वो स्वतंत्र अवस्था में अकेले नहीं रहता है, तो किसके साथ मिलकर रहता है? तो जल के अणु के साथ मिलकर रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हमने देखा कि अम्ल में जल H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। जब हम किसी क्षारक को, जिस प्रकार हम जल को अम्ल में घोले, जब हम अम्ल को जल में घोले, ठीक है, तो क्या हुआ? वहां पर जो है हाइड्रोनियम आयन हमें प्राप्त हुआ, या हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी जो है अगर आप अम्ल और जल को मिलाते हैं, जब भी आप जो है अम्ल और जल को मिलाते हैं, तो सबसे पहले अंदर में जानते हैं क्या डालना पड़ेगा? आपको जो है सबसे पहले अंदर में डालना पड़ेगा जल, पानी। सबसे पहले अंदर में आपको क्या डालना पड़ेगा? पानी। ठीक है, आपको अंदर में डालना पड़ेगा पानी। ठीक है, अगर पानी नहीं डालिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अंदर में पानी डालिएगा और ऊपर से जो है ना हल्का हल्का करके अम्ल डालना पड़ता है। कारण क्या है कि अम्ल और पानी जो है अगर एक ही बार उसको डाल दीजिएगा ना, तो फिर वो बाहर निकलने की संभावना बनी रहती है, और बाहर निकलेगा तो वो जो है आपको हानि पहुंचा देगी। जहां पर भी पड़ेगा त्वचा पर उसको गला देगी, जला देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है जब भी अम्ल और पानी को मिलाइए तो पहले जो है पानी डालिए, उसके बाद हल्का हल्का धीरे धीरे उसमें अम्ल डाला कीजिए, जिससे आपको कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर जो है अब कह रहा है कि जब हम जो है क्षार की अभिक्रिया कराएंगे, जब हम क्षार की अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ, तो क्या हमें प्राप्त होगा? तो देखिए एक क्षार लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, NaOH। इसकी अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? जल से करवाते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं? जल में, तो हमें सोडियम अलग मिलता है और हाइड्रोक्साइड अलग मिलता है, यानी Na+ मिलता है प्लस OH- मिलता है। यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी वही पोटेशियम अलग मिलता है और OH- अलग मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg+ Mg2+ मिलता है और OH- होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक जो है जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं जल में घुलकर। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो जो क्षारक जो है जल में घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्षार। जो क्षारक जल में नहीं घुलता है उसे हम लोग क्षार नहीं कहते हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जो है, ये कोई जरूरी नहीं कि सब क्षारक जल में घुलिए जाए, समझ में आया? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो घुल गया है, जो क्षारक घुल गया है वो जरूर जो है क्या होगा? क्षार होगा। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं।
इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा तथा प्राकृतिक संरक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में क्षारक और क्षार है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो क्षार है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी क्षारक जल में घुल जाए, लेकिन जो जल में घुल जाता है वो क्षारक जरूर होता है। ठीक है, अब ये जो है साबुन की तरह मुलायम होता है। ये क्षारक जब स्पर्श कीजिएगा तो साबुन की तरह मुलायम होता है, स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और प्रकृति संक्षारक होता है, प्रकृति का रक्षा संक्षारक होता है। ठीक है, ठीक है, प्रकृति में संक्षारक होता है और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इससे जो है छूना या चखना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको हानि पहुंच सकती है। नीचे कह रहा है कि आपको पहले तो बता ही दिए हैं सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। तो बिना जल का कोई भी लिक्विड रहे तो सांद्र, अब बिना जल जल मिला रहे तो तनु हो जाएगा। ठीक है, बिना जल का सांद्र और जल मिला रहे तो तनु। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं, अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, लवण का निर्माण करते हैं, जल का मतलब H+ और OH- मिलकर H2O का निर्माण करते हैं और एक अलग लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है क्या? आगे का क्रियाकलाप है कि जिस ये जो यहाँ पर देखिए ये चेतावनी है, ये याद रखिएगा, चेतावनी है। जो सांद्र अम्ल होता है या क्षारक होता है, उसके बर्तनों के ऊपर जो इस प्रकार की चेतावनी लगी रहती है कि इसको छुइए मत, नहीं तो आपको हानि पहुंच सकता है। तो सांद्र समझ में आ गया? सांद्र का मतलब बिना पानी का, एकदम प्योर, एकदम प्योर। ठीक है, तो सांद्र अम्ल और सांद्र क्षारक की यहाँ पर चेतावनी रहती है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि पानी में अम्ल को डाला जाता है, न कि अम्ल में पानी को। आपको पहले समझाएं कि आपको जब भी अम्ल और पानी मिलाना होगा तो पहले पानी ले लीजिए और उसमें अम्ल को डाला जाता है, न कि पहले अम्ल लेकर पानी डालेगा तो फिर बहुत ज्यादा भयानक विस्फोट होगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है यहां पर है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब जल में अम्ल या क्षारक को घोला जाता है तो क्या ऊष्मा उत्पन्न होता है? तो हाँ, ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब जल में अम्ल या क्षारक को हम घोलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। आपको पहले बता चुके हैं, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब ये कि जब सांद्र अम्ल में जल को मिलाइएगा ना, तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, उस उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो है अम्ल बाहर आ सकता है, जो आपको जो है हानि पहुंचा सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप का कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी चिन्ह पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें अम्ल या क्षारक का, तो वहां पर चेतावनी चिन्ह जो दिया रहेगा, चेतावनी बातें जो दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3+, H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल या क्षारक क्या होते हैं? तनुकृत होते हैं। कोई भी अम्ल या क्षारक जो होता है ना, बिना तनुकृत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो तनुकृत होते हैं, उसमें तनु मतलब उसको में पानी मिलाया जा सकता है। अम्ल या क्षार में जो क्या मिलाया जा सकता है? पानी। और जैसे ही पानी मिला वो तनुकृत हो गया। अब पानी नहीं मिला, प्योर है, तो तनुकृत नहीं है, सांद्र है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत इस टॉपिक से संबंधित आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।